हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम अपना पहला लाइव टेस्ट शुरू करेंगे जो कि होगा यूनिट 6 से रिलेटेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये टेस्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मेजर चंक ऑफ आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप सभी ज़रूर दीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी और बाकी बच्चों से आप compete कर पाओगे और आपको ये पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ओके, सो ये पहला टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। Which article of Indian Constitution is related to the formation of Finance Commission? यानी भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करता है। पहला है आपका ऑप्शन आर्टिकल 280, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 315, सी है आपका आर्टिकल 340, डी है आपका आर्टिकल 32। तो आप अपने आंसर्स बताइए। सो वेरी गुड, इसका आंसर जो होगा आर्टिकल 280। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू, यानी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सेकंड है एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। थर्ड है आपका रेज द मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। और लास्ट है आपका एस्टैब्लिश अ पुलिस स्टेट इन द कंट्री। सो कमेंट योर आंसर। सो इसका आंसर होगा बी, दैट इज एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री ये कौन करता है, ये है आपका फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड रेज द मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, ये है आपका फंडामेंटल राइट्स। एंड एस्टैब्लिश अ पुलिस स्टेट इन द कंट्री, ये तो कहीं है ही नहीं। ओके, क्योंकि ये मेनली ऑथोरिटेरियन रिजाइम का होता है। ओके, सो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। यानी भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सके। तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 115, बी है आपका आर्टिकल 116, सी है आपका आर्टिकल 226 एंड डी है आपका आर्टिकल 249। सो इसका आंसर आप कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल डी, जो कि है आर्टिकल 249। तो बाकी आर्टिकल्स क्या बताते हैं आपको। आर्टिकल 115 जो है ये मेनली सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात करता है। ओके, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। एंड आर्टिकल 116 है ये मेनली आपका वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शन एंड ग्रांट। ओके, आर्टिकल 226 क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी इनमें से कौन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी के.एम. मुंशी, सी जयप्रकाश नारायण एंड डी जे.बी. कृपलानी।
इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पता भी नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो कमेंट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि बाकी सारे लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कॉज्ड बाई, यानी जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपका फंडामेंटल राइट है वो जब इमरजेंसी आती है तो इनमें से किस इमरजेंसी के दौरान जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। तो पहला है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द स्टेट, बी है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, सी है आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट एंड डी है आपका वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। कमेंट योर ऑप्शन। तो इसका आंसर है आपका वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द स्टेट में ये आपका नहीं सस्पेंड होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में तो बिल्कुल नहीं होता है, उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होता है, और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट ये मेनली प्रेसिडेंट्स रूल को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन नहीं होता है। ओके, सो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन जब होगा तभी आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपके अधिकार है वो सस्पेंड होंगे। अगर सेम केस जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द स्टेट की वजह से होगा तो वो कैंसल नहीं होगा, यानी वो सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अब मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, यूएसएसआर से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। फिर दूसरा है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 has included Article 43B. The state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society. So आपके ऑप्शन है A 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of these. So comment your options. तो इसका ऑप्शन होगा आपका बोथ 1 एंड 2, यानी जो डीपीएसपीस थे वो कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 43B को इंट्रोड्यूस किया था जो कि आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज कैबिनेट। पहला है chooses his minister from among the members of both houses of parliament. He has full discretion in the choice of the persons who are to serve as minister in his cabinet. थर्ड है आपका can choose his ministers after the due counseling by the president of India in this regard. और लास्ट है आपका has only limited powers in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested in the president of India. So comment your options.
सो इसका ऑप्शन होगा चूजेस हिज मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. पहला है डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. थर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड थर्ड है डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स. ये होना चाहिए था विच कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. इसको थोड़ा सा और टफ बनाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो दैट इज इट. फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर्स टू. पहला है रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. सेकेंड है रिव्यू इट्स फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री. थर्ड है आपका एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर. एंड फोर्थ है आपका अंडर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या होगा इसका आंसर? ये मैंने आपको बहुत बार बताया है. और साथ में कमेंट कीजिए कि कौन सा वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है. सो इसका आंसर होगा सी, दैट एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर. ठीक है. एंड बाकी सारे तो आपके इनके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में आते ही हैं. तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13. फिर नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स. थर्ड, डुअल सिटीजनशिप. एंड फोर्थ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कमेंट योर ऑप्शन. इजी क्वेश्चन है ये. सो इसका आंसर होगा डुअल सिटीजनशिप. हमारे इंडिया में तो केवल एक ही सिटीजनशिप मिलता है, या तो आप इंडिया के नागरिक हो या फिर नहीं हो. ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हो, गुजरात के हो. इसमें ये कि आप इंडिया के हो. फिर नेक्स्ट है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गॉट द स्टैट्यूटरी स्टेटस फर्स्ट इन. आपके ऑप्शन है 1968, बी है आपका 1988, सी है आपका 1998 और डी है आपका 2008. दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी. आपने जो पढ़ा होगा आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं. सो व्हाट इज द आंसर? सो इसका आंसर है सी, दैट इज 1998. अगर आप लक्ष्मीकांत उठा के देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि 2003 में जो है पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था और उस लॉ के थ्रू सीवीसी को क्या मिला था? स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था. लेकिन इसमें 1998 क्यों है? क्योंकि इसमें पूछा गया पहली बार. तो पहली बार में प्रेसिडेंट ने क्या किया था? एक ऑर्डिनेंस पास किया था. ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है सीवीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1998 में. और उसके बाद से इसी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे लॉ बना था 2003 में, और उसके बाद से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस एज अ लॉ दिया गया था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ ग्रांट इन एड प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट ऑफ इंडिया. पहला है कंपनसेटरी ग्रांट. दूसरा है फिस्कल नीड ग्रांट. थर्ड है आपका स्पेसिफिक पर्पज और डिस्क्रिशनरी ग्रांट. और डी है आपका ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर करेक्ट. क्या केवल कंपेंसेटरी ग्रांट मिलते हैं, क्या केवल फिस्कल नीड वाले ग्रांट मिलते हैं, कि सारे ही मिलते हैं? ये आपको ऑप्शन बताना है.
गुड। इसका आंसर होगा ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर करेक्ट। ठीक है, इनको मतलब जब यूनियन जो है स्टेट को देती है तो ये सारे ही टाइप के ग्रांट्स जो है वो देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट इन द लेजिस्लेचर। यानी बजट जो होता है जब प्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेचर में तो कौन जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और चेयरमैन ऑफ लोकसभा। कमेंट योर ऑप्शन। बहुत इजी है। यस, तो ये आंसर होगा आपका बी, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। पहला है आपका ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज विल बी सस्पेंडेड। बी है आपका इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अनलिमिटेड पीरियड। थर्ड है आपका आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वाइडेंस। एंड लास्ट है आपका ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर करेक्ट। कौन सा होगा? सो आपका ऑप्शन है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अनलिमिटेड टाइम पीरियड। ओके, सारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज नहीं सस्पेंड होते हैं, जैसे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये तो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होते। और ड्यूटीज को सस्पेंड करने का क्या मतलब है, वो तो एनफोर्सिएबल ही नहीं है। और सी, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन। सबसे पहला है आर्टिकल 64 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बी है आपका आर्टिकल 65 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी है आपका आर्टिकल 64 एंड 65 बोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है आपका डी, नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमेंट योर ऑप्शन। So your answer will be Article 64 of the Constitution in India. See, एक्चुअली में जो है पूरे स्पेसिफिक पावर्स की बात नहीं की गई है, लेकिन आर्टिकल 64 में उनको बोला गया है कि ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जब ऐसी बात होती है तो ऑब्वियसली उनकी ड्यूटीज क्या होंगी एज ए एक्स ऑफिशियो, वो उसी में आ जाएगा। ओके, सो आर्टिकल 64। और अगर आपका ये ऑप्शन ना हो तो इट कैन बी नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट एक्चुअली में अभी फिलहाल में जो बेस्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 64 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हु हैज बीन द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। आपके ऑप्शन हैं ए श्रीमती विभा पार्थसारथी, बी है आपका श्रीमती जयंती पटनायक, सी है आपका डॉक्टर गिरिजा व्यास एंड डी है आपका डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू नो दिस कि पहले चेयरमैन कौन है और करंट चेयरमैन कौन है। तो कमेंट योर ऑप्शन, टेक अ गेस। पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर है श्रीमती जयंती पटनायक। इसके आप नोट्स बना लीजिए, वरना इसके स्लाइड्स को जो है हम यूजीसी नेट जेआरएफ ग्रुप जो हमारा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे तो हम शेयर ही कर देंगे ग्रुप और चैनल में, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लें।
फिर है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। पहला ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, सेकेंड है आपका फ्रांस, थर्ड है आपका यूएसए एंड फोर्थ है आपका चाइना। कमेंट योर ऑप्शंस। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो आंसर इज यूएसए। ओके, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होता है। इसका मतलब क्या है, एक सिटीजनशिप पूरा यूएसए का होगा और सेकंड सिटीजनशिप आपका जो होगा, जो उसमें फेडरेशंस हैं उनका होगा। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला है द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द हाई कोर्ट जज। दूसरा है आपका द जजेस ऑफ हाई कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर to the chief justice of the same court. थर्ड है आपका a person can remain a judge in the high court up to the age of 62 years. And last, no high court judge has been impeached so far. आई होप आपने हाई कोर्ट की वीडियो देखी हो, तो उसमें हमने आपको बताया था, उसमें हमने एज नहीं बताई थी आपको। तो हमने ये चीज़ बोला था कि हम जो चीज़ें छोड़ेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, सो कमेंट योर ऑप्शन। तो इसका आंसर है बी, कि ये इसमें पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है ना, इसमें ट्रू नहीं पूछा था, इसमें था कौन सा ट्रू नहीं है। तो वो रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ना कि चीफ जस्टिस को। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो रिमेन अ जज टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। और अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को क्या किया गया है, इम्पीच नहीं किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये असर्शन और रीजन बेस्ड है। पहला असर्शन है आपका पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन यूनाइटेड किंगडम। क्या वो सॉवरेन है? फिर दूसरा है आपका स्कोप एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट पावर्स इज अनलिमिटेड। हमारे में लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? फिर आपके ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सेकेंड है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion is true but R is false, and last option है assertion is false but reason is true. So what is your answer? Very good. तो यहाँ पे आंसर है A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। क्यों सॉवरेन नहीं है? क्योंकि हम लोग लिमिटेड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वी कैन नॉट अमेंड दैट, और सारे प्रोविजंस है वी हैव टू गो बाय लॉ, सो वी आर नॉट सॉवरेन। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिएगा, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। पहला है आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस, थर्ड है आपका आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड फोर्थ है आपका आर्टिकल 13 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगेन ए इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो इट शुड नॉट गो रॉन्ग। सो कमेंट योर ऑप्शन। यस, तो आंसर विल बी आर्टिकल 13 इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि आर्टिकल 13 अभी हमने जब डिस्कस किया तो बताया कि वो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, और आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ से डील करता है। ओके, तो अभी जाना नहीं है, अभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और एक क्वेश्चन है कि हम सोच रहे हैं ये जो लाइव टेस्ट का जो सीरीज है वी विल कंटिन्यू, और सारे यूनिट 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे, वी विल डील विद दैट। तो आपको जो है कमेंट करना है कि हम लाइव टेस्ट ले या ना ले, साथ ही हम शेड्यूल भी डिसाइड कर लेंगे। तो अभी आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है कमेंट सेक्शन में बहुत ही कम रहता है, सारे लोग नहीं करते हैं कमेंट। तो ट्राई टू कमेंट कि अभी आपको लाइव टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विथ ऑल द यूनिट्स
पूरा सिलेबस जो है, पूरे सिलेबस का हम मॉक टेस्ट लेंगे। तो इसका जो आपके स्लाइड्स है उसका PDF हम जो है टेलीग्राम के चैनल लिंक में दे देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में हम क्या करते हैं, डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।